बच्चों, कक्षा 12 के इतिहास का जो प्रथम भाग है, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उसका पहला अध्याय ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय के हमने पहले भाग में हड़प्पा सभ्यता का परिचय पढ़ा। जो दूसरा भाग था उसमें मोहनजोदड़ो, जो कि एक बहुत ही सुनियोजित शहर था, उसका अध्ययन किया। अब ये जो तीसरा भाग है, इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख व्यवसाय शिल्पकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि, पशुपालन और शिल्पकारी था। शिल्पकारी से वहाँ के बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे और ये कार्य पूरे ही हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र में फैला हुआ था। शिल्प कार्य, तो शिल्प कार्य उनके कौन कौन से थे? वो मनके बनाते थे, मोहरें बनाते थे, बांट बनाते थे, धातु कर्म करते थे, शंख के उत्पाद बनाते थे। इस प्रकार से उनके अनेक प्रकार के शिल्प कार्य थे। मनके बनाना, मोहर निर्माण, जो कि हमने सबसे प्रारंभ में हड़प्पाई मोहरों के बारे में पढ़ा है, जो कि वहाँ की एक विशिष्ट पुरावस्तु थी। उसके अलावा वो शंख की कटाई करके शंख के विभिन्न उत्पाद बनाते थे। उसके अलावा वो धातु कर्म, यानी धातुओं को पिघला करके उससे बर्तन, आभूषण, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। इसके अलावा बांट भी बनाते थे। पूरे हड़प्पा क्षेत्र में एक ही नाप के बांट पाए गए हैं, यानी पूरे क्षेत्र में जो विनिमय का तरीका था बांट का, वो बिल्कुल समान था। यानी ये सारे के सारे कार्य जो है वो उनके शिल्प कार्य थे। लेकिन इन शिल्प कार्यों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण शिल्प कार्य थे, वो एक तो था मनके बनाना और एक शंख बनाना। मनके बनाने का कार्य, मनके यानी मनकों से तात्पर्य है मोतियों से। मोती, अब ये मोती या मनके विभिन्न आकृतियों के होते थे और ये बहुत सारी चीजों से बनाए जाते थे। कीमती पत्थरों से इन मनकों का भी निर्माण होता था। जैसे आप देखिए कार्निलियन, जो कि लाल रंग का बहुत ही कीमती पत्थर था, उससे मनके बनते थे। जैस्फर के मनके बनते थे, स्फटिक के बनते थे, क्वार्ट्ज के बनते थे, सैलखड़ी के बनते थे। विभिन्न प्रकार के कीमती प्रस्तरों से भी मनके बनाए जाते थे। इसके अलावा विभिन्न धातुओं से भी मनके बनाए जाते थे, जैसे सोना से, जैसे चांदी से, जैसे तांबे से। ये विभिन्न प्रकार की जो, देखिए ये जो मनके हैं वो कार्निलियन नामक जो सुंदर लाल रंग का पत्थर था, उससे मनके बनते थे। जैस्पर के बनते थे, स्फटिक के बनते थे, सैलखड़ी के बनते थे। इसके अलावा तांबे के मनके बनते थे, कांसे के मनके बनते थे और सोने के मनके बनते थे। बच्चों, जो कांसा धातु है, मैंने आपको पहले भी बताया, ये तांबा और टिन, इन दोनों से मिलकर के कांसा धातु बनती है। इन दोनों धातुओं को मिलाते हैं तब कांसा धातु का निर्माण होता है और उससे विभिन्न प्रकार के मनके बनते थे। इसके अलावा देखिए शंख से भी मनके बनाए जाते थे। फयांस, जो कि बहुत ही एक कीमती पदार्थ था, दुर्लभ पदार्थ था, उसके भी मनके बनाए जाते थे। इसी प्रकार से पकी हुई मिट्टी जो होती थी, उससे भी मनके बनाए जाते थे। शंख के मनके बनते थे, फयांस से भी मनके बनाए जाते थे और पकी मिट्टी के भी मनके बनते थे। यद्यपि ये मनके कई आकार के होते थे, जैसे चक्राकार होते थे, चक्र जैसे आकार के, बेलनाकार भी होते थे, बेलन जैसे आकार के, ये गोलाकार भी होते थे, गोले जैसे, ये ढोलाकार भी होते थे, ढोलक जैसे आकार के, ये खंडित भी होते थे। इस प्रकार से ये मनकों के विभिन्न आकार थे और इन विभिन्न आकार वाले जो मनके थे, इनसे बहुत सुंदर सुंदर मालाएं बनाई जाती थी, जिनको हड़प्पावासी पहनना पसंद करते होंगे। इधर देखिए, ये वो एक माला है, मनकों की माला, और इसके अलावा अलग अलग मनके भी दिखाए गए हैं। यहां पर एक औजार बताया गया है जो शायद मनकों के बनाने में काम में लिया जाता होगा। इस औजार में
ऐसा अंदाज लगाते हैं कि आगे कोई एक ऐसी नुकीली चीज रही होगी, हो सकता है वो मनकों में छेद करने के काम में आता होगा या अन्य किसी प्रकार से काम में आता होगा। इन मनकों को पहले इन पर उत्कीर्णन का काम होता था, शिल्पकारी का कार्य, यानी उनको खुदाई करके उन मनकों को उत्कीर्णन का कार्य होता था, चित्र बनाते थे। चित्रकारी का कार्य भी होता था, चित्रकारी से भी इन मनकों को सजाया जाता था। देखिए, सैल खड़ी के जो मनके होते थे वो कैसे बनते थे। सैल खड़ी का बारीक चूर्ण पीस करके और उसका जो लेप होता था, उस लेप को शानदार सांचों में ढाल दिया जाता था। पहले सांचे बना के तैयार रखते थे, जैसे हमको बेलनाकार मनके बनाने हैं तो बेलनाकार सांचे में उस चूर्ण को डाल दिया, उस लेप को डाल दिया और फिर उसको बाहर निकाल के सुखा दिया जाता था और उससे किसी भी आकृति के मनके प्राप्त किए जा सकते थे। जबकि इसके विपरीत अगर हम बात करें पत्थरों के मनके, उससे तो विशेष ज्यामितीय आकृति के ही मनके प्राप्त किए जा सकते हैं। जबकि जो हम किसी भी सांचे में ढाल के अगर मनके बनाते हैं तो वो किसी भी आकार या आकृति के या किसी भी चित्र के या कैसे भी सुंदर से सुंदर मनके बनाए जा सकते हैं। अब बच्चों, जैसे आपको बताऊं कि पहले वहां पर एक कार्लिनियन पत्थर के बारे में आया कि कार्लिनियन का लाल रंग, कार्लिनियन का लाल रंग कैसे प्राप्त होता है। तो पीले रंग के एक पदार्थ होता है और उससे जब मनके बनाए जाते हैं तो उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर जाते हुए उसका रंग परिवर्तित होता जाता है और अंत में उसका लाल रंग प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे ईंटें बनाते हैं, तो ईंटें बनाते हैं तो पहले मिट्टी का एक अलग ही रंग होता है, फिर बाद में जब उसको पकाते हैं और अंत में जाकर के उसका ईंट का हमको लाल रंग प्राप्त होता है। इसी प्रकार से कार्लिनियन पत्थर का लाल रंग भी उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर जाने के बाद में ही प्राप्त होता है। पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को पकाने के बाद में इस कार्लिनियन का लाल रंग प्राप्त किया जाता है। अब बच्चों, एक बात और है कि पत्थर से जब मनके कैसे बनाए जाते थे। पत्थर के जो पिंड थे, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, पहले उनको अपरिष्कृत रूप में तोड़ा जाता था। जैसे बड़ा पत्थर का टुकड़ा है, उसके दो टुकड़े कर दिए किसी भी प्रकार से, किसी भी आकार से, उसका एक आकार हमको ये प्राप्त हो गया। अब इस आकार को उसके शल्य निकाल करके और इसका जैसे इधर से इसको शल्क निकाल दिए, इसके परतें निकाल दी, इधर से भी निकाल दी और फिर हमको एक विशेष आकृति का जैसा हमको मनका चाहिए वैसा मनका हमें प्राप्त होता था। यानी अंतिम रूप से वो मनका हमें प्राप्त हो जाता है। फिर उसके बाद में इन मनकों की घिसाई का कार्य होता था, फिर उसकी पॉलिशिंग का कार्य होता था, फिर उसके बाद में छेद करने का कार्य होता था। इसके बाद घिसाई, फिर पॉलिश और फिर छेद होने की प्रक्रिया होती थी। ये जो मनका बनाने का जो सर्वाधिक कार्य था वो सर्वाधिक चन्नूदड़ों में इस कार्य को सर्वाधिक रूप में किया जाता था। वहां इसके कारखाने भी मिले हैं। चन्नूदड़ो शिल्प कार्य में लगभग पूरी तरह से संलग्न था। आप ये देखिए कि जो हड़प्पा सभ्यता के बड़ी बड़ी जगह हैं, चाहे हड़प्पा है, चाहे मोहनजोदड़ो है या दूसरी जो भी जगह हैं, सभी जगहों पर शिल्प से उत्पादित वस्तुएं चन्नूदड़ों से ही जाती थी, ऐसे प्रमाण पाए गए हैं। इसके अलावा चन्नूदड़ो, लोथल और धौलावीरा, इन तीन स्थानों पर मनकों में छेद करने के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। ऐसे औजार मिले हैं इन तीन जगहों पर जिनसे यह पता लगता है कि मनकों में छेद किया जाता था। यानी ये जो तीनों स्थान हैं, ये मनके बनाने के प्रमुख उत्पादन केंद्र रहे होंगे। देखिए, मैं आपको चित्र से बताता हूं। ये मानचित्र को आप देखिए, इसमें ये लोथल है, ये धौलावीरा है और ये चन्नूदड़ो है। ये तीनों पास पास के स्थान हैं। चन्नूदड़ो, धौलावीरा और लोथल, इन तीनों स्थानों पर ही मनके बनाने का कार्य विशेष रूप से किया जाता था। पुनः आते हैं हम। दूसरा जो शिल्पकारी का प्रमुख कार्य था वो था शंख से बनी वस्तुएं। यानी वो शंख से भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे और उन वस्तुओं से वो उनको बेच करके अपना आजीविका चलाते थे। अब शंख से क्या क्या चीजें बनती थी?
देखिए शंख से चूड़ियां यानी विभिन्न आभूषण बनते थे, जिसमें प्रमुख रूप से चूड़ियां हैं। उसके अलावा करछियां बनती थी। करछियां बच्चों जो चम्मच होती है वो ऐसी विशेष प्रकार की एक चम्मच होती है जिससे तेल वेल निकालते हैं, करछियां, वो करछियां बनती थी शंख से। उसके अलावा पच्चीकारी के काम में भी शंख की वस्तुएं काम में ली जाती थी। पच्चीकारी यानी मतलब कपड़ों के अंदर सजाने का जो कार्य किया जाता है, शिल्पकारी का एक विशेष कार्य है, वो भी शंख से किया जाता था। अब ये जो शंख वाला शिल्प कार्य था, ये सबसे ज़्यादा नागेश्वर और बालाकोट इन 2 स्थानों पर पाया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा शंख पाए जाते थे। शंख वहाँ क्यों पाए जाते थे? क्योंकि ये दोनों ही स्थान समुद्र तट पर हैं। पुनः अपन नक्शे को देखते हैं। देखिए आप, ये बालाकोट है, ये समुद्र के किनारे पर स्थित है। इधर ये नागेश्वर है, ये भी समुद्र के किनारे पर ही स्थित है। अतः इन दोनों स्थानों पर शंख बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने के कारण यहाँ शंख का व्यवसाय या शंख की शिल्पकारी का व्यवसाय बहुत ज़्यादा होता था। अब देखिए उत्पादन केंद्रों की पहचान करना। जो पुरातत्वविद हैं उन्होंने पुराने उत्पादन केंद्रों की पहचान किस प्रकार से की, यानी उन्होंने कैसे पहचाना कि इन स्थानों पर शिल्प कार्य किया जाता था, यानी यहां पर ही शिल्प का उत्पादन होता था। तो उसके लिए वो विभिन्न प्रमाण देखते हैं। तो उन्होंने सबसे पहली चीज जो उसमें देखी गई वो ये है कि ऐसे स्थान जहाँ पे प्रस्तर पिंड यानी यहाँ पत्थर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे धातु अयस्क, तांबा अयस्क वगैरह वो वहाँ खूब मिले, लकड़ी मिले, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो शंख है, ये जो शिल्प कार्य में आवश्यक चीज़ें हैं, ये कच्चा माल जहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाए, वो शायद उत्पादन के केंद्र रहे होंगे। इसके अलावा शिल्प कार्य के लिए जो काम में आने वाले औजार जहाँ मिले हों बहुत ज़्यादा, वो उत्पादन के केंद्र रहे होंगे। इसके अलावा जहाँ अपूर्ण वस्तुएं मिलें बहुत ज़्यादा, यानी कि माल बनाते बनाते कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं, और वो वहाँ पड़ी हुई मिल जाएं, तो वो भी उत्पादन के केंद्र रहे होंगे। और इसके अलावा जो त्याग दिया गया माल जहाँ मिल जाए, यानी जो काम में नहीं आ रहा उसको छोड़ दिया, वो माल जहाँ मिल जाए, कूड़ा करकट जहाँ मिल जाए, वो उत्पादन केंद्र रहे होंगे, जिन्हें पुरातत्वविद आसानी से पहचान सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं, जैसे मान लो कोई बड़ी चीज़ है, कोई पत्थर का बड़ा टुकड़ा है, उससे छोटी चीज़ बनानी थी, उसको काट करके छोटी चीज़ बनाई, अब वो फिर भी खराब हो गई तो उसको फेंक दिया। तो ऐसी जो चीज़ें मिल जाएं जहाँ पर, वो उनसे भी उत्पादन केंद्रों का पता लगता है। बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए काम में लिया जाता था, और फिर बहुत से छोटे टुकड़ों को उस कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। वो वहां पर प्राप्त हुए बाद में, और उनको पुरातत्वविदों ने उत्पादन केंद्र माना। अब देखिए कि माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां या तरीके, वो लोग शिल्प कार्य के लिए उनको माल की आवश्यकता होती थी, और वो माल कैसे प्राप्त करते थे। तो देखिए कुछ जैसे सामान है, मिट्टी है, मिट्टी तो उनको स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो जाती थी। इसके अलावा बहुत सारा सामान है, जैसे पत्थर है, जैसे धातु है, जैसे लकड़ी है, ये उनको दूसरी जगह से मंगानी होती थी। शिल्प कार्य के लिए मिट्टी जो कि स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो जाती थी, उसके अतिरिक्त कुछ अन्य पदार्थ जैसे पत्थर, लकड़ी, धातु या धातु अयस्क, ये उनको बाहर से मंगाने होते थे। अब बाहर से कैसे मंगाते थे वो? इसके लिए उनको परिवहन के साधन उपलब्ध होने चाहिए थे। तो एक तो वहाँ पर बैलगाड़ी के प्रतिरूप मिले हैं, मिट्टी की बैलगाड़ी मिली है, उसके प्रतिरूप मिले हैं, छोटी खिलौने टाइप भी बैलगाड़ियाँ मिली हैं। यानी उससे ये पता लगता है कि उस समय बैलगाड़ी एक परिवहन का प्रमुख साधन रहा होगा। बैलगाड़ियों के मिट्टी के प्रतिरूप मिले हैं, जो ये संकेत करते हैं कि स्थल मार्ग के लिए यानी जमीन पर चलने के लिए बैलगाड़ी एक परिवहन का महत्वपूर्ण साधन था। इसके अलावा सिंधु नदी और उसकी जो उपनदियां हैं, उनके किनारे पर रहने वाले लोग वो नदियों के द्वारा
जैसे नाव से, जहाज से, इन रास्तों के द्वारा वो उत्पादन केंद्रों के लिए सामान लाने का, परिवहन का काम करते होंगे। जैसे सिंधु नदी है, अब सिंधु नदी के जो बगलों में रहने वाले लोग हैं वो इसमें नाव के द्वारा या जहाज के द्वारा वो उसमें जाते थे और इन मार्गों का प्रयोग वो करते थे माल प्राप्त करने के लिए। सिंधु और उसकी उपनदियों के किनारे पर रहने वाले लोग नदी मार्गों का प्रयोग करते होंगे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो उपमहाद्वीप से और उसके बाहर से, यानी जो उपमहाद्वीप का खुद का क्षेत्र था उससे और उसके बाहर वाले क्षेत्र से भी वो माल प्राप्त करते थे। उसके उनके क्या तरीके थे? तो इनके बहुत शानदार तरीके थे। जैसे नागेश्वर और बालाकोट दोनों ही स्थानों पर शंख मिलते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो समुद्र के किनारे पर थे। तो उन्होंने क्या किया, नागेश्वर और बालाकोट दोनों ही स्थानों पर जाकर के अपनी बस्तियां बसा ली और वहां शंख से शिल्पकारी और उत्पादन का कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके अलावा जो अफगानिस्तान में शौरतुगही है वहां पर भी बस्ती स्थापित की, क्योंकि लाजवर्द जो मणि थी, नीले रंग की जो लाजवर्द मणि थी, वो शौरतुगही के बिल्कुल पास में ही मिलती थी, उसकी खानें वहां पास में थी, इसलिए उन्होंने वहां पर भी बस्ती स्थापित कर ली। अब इसके आगे चलते हैं। देखिए आप, लोथल। लोथल एक ऐसा स्थान था जो 3 प्रकार के उत्पादों को प्राप्त करने में बहुत निकट था। वो जैसे गुजरात में भरूच से कार्लिनियन पत्थर उसको आराम से मिल जाता था, पास में ही था। राजस्थान से, राजस्थान के दक्षिणी भाग से और गुजरात के उत्तरी भाग से सैलखड़ी मिलती थी, लोथल उसके भी पास में था। इसी प्रकार से तांबा प्राप्त करने के लिए भी लोथल बिल्कुल पास में था। राजस्थान का खेतड़ी में तांबा मिलता था, वो भी लोथल के बिल्कुल पास में था। इस प्रकार से आपने देखा कि शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पावासी कई तरीके अपनाते थे। वो नागेश्वर और बालाकोट में जहां पर उनको शंख उपलब्ध थे, नागेश्वर में भी और बालाकोट में भी जहां उनको शंख मिलते थे, समुद्र के किनारे थे दोनों ही, तो वहां पे उन्होंने अपनी बस्तियां स्थापित कर ली और वहां उनको आराम से इस शिल्प कार्य को करने में और उत्पादन में सुविधा रही। दूसरा जो शौरतुगही है अफगानिस्तान में, उसके पास में ही नीले रंग का जो कीमती पत्थर है लाजवर्द मणि, वो वहां मिलता था, इसलिए उन्होंने शौरतुगही में भी अपनी बस्ती स्थापित कर ली। लोथल, अब देखिए लोथल इन 3 स्थानों के बिल्कुल नजदीक था और इन 3 जगहों से वो अपनी आवश्यक चीजों को आराम से प्राप्त कर लेता था शिल्प कार्य के लिए। जैसे गुजरात के भरूच से उसको कार्लिनियन पत्थर आराम से मिल जाता था। उसके अलावा सैलखड़ी जो कि दक्षिणी राजस्थान से और उत्तरी गुजरात उसके बिल्कुल पास में था, वो वहां से आराम से प्राप्त कर लेता था। और उसके बाद में राजस्थान के खेतड़ी से वो धातु यानी तांबा प्राप्त करता था, वो भी उसके बिल्कुल पास में था। अब देखिए राजस्थान में खेतड़ी से तांबा मिलता था उनको और सोना उनको दक्षिण में कोलार की खानों से मिलता था। लेकिन कैसे मिलता था? तो वो उसके लिए वहां अपने अभियान भेजते थे, सुदूर स्थानों पर वो अपने अभियान भेजते थे और उन अभियानों के द्वारा वो वहां के लोगों से संपर्क स्थापित करते थे, अपने व्यवहार बनाते थे और उस व्यवहार के कारण वो विनिमय के द्वारा वहां से सामान लाते थे। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए राजस्थान में खेतड़ी से तांबा और दक्षिण भारत में सोना प्राप्त करने के लिए वो अभियान भेजकर संपर्क स्थापित करते थे। खेतड़ी क्षेत्र जो है उसकी बात करें हम, तो देखिए जो खेतड़ी का क्षेत्र है वो इस हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र से अलग है। वो किस लिए है अलग? क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर जो हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड हैं वैसे वहां नहीं मिले हैं, वहां वैसी मोहरें नहीं मिली हैं, माने यानी उस प्रकार की वस्तुएं, पुरा वस्तुएं खेतड़ी से नहीं पाई गई हैं। इसलिए जो खेतड़ी और उसके आसपास का जो इलाका है उसको पुरातत्वविदों ने एक अलग ही सभ्यता का नाम दिया, जिसका नाम गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति रखा गया। यानी ये खेतड़ी के बिल्कुल पास की जगह है और इसमें एक हिस्सा गणेश्वर और एक जोधपुरा है, इसलिए इसको गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम दिया गया। यहाँ के जो मृदभांड थे वो हड़प्पा से बिल्कुल ही अलग तरह के थे।
और इस गणेश्वर जोधपुरा जो सभ्यता का जो पूरा क्षेत्र है, इसमें तांबे के बहुत सारे चीज़ें मिली हैं। चाहे आप मान लीजिए वहाँ बर्तन मिले हैं, चाहे वहाँ पे आभूषण मिले हैं, तांबे की वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। यहाँ के मृदभांड हड़प्पा से भिन्न थे और तांबे की वस्तुओं के वहाँ असाधारण भंडार मिले हैं, असाधारण भंडारों के केंद्र हैं। अब देखिए आगे सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, यानी वो दूर के क्षेत्रों से अपना संपर्क कैसे स्थापित करते थे, यानी उनके यानी हड़प्पा वासियों के सुदूर क्षेत्रों से भी संपर्क थे। अब आप इस नक्शे में देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये मेसोपोटामिया का क्षेत्र है और ये वाला जो क्षेत्र है वो दिलमुन है, यहां पर मगान लिखा हुआ है और ये मेलुआ का क्षेत्र है। मेसोपोटामिया और मेलुआ, मेलुआ का अर्थ है यहां पर हड़प्पा, हड़प्पा स्थान, हड़प्पा के स्थल, हड़प्पा सभ्यता। तो ये जो दोनों सभ्यताएं हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता, ये दोनों सभ्यताएं समकालीन पाई गईं। कैसे पाई गई? क्योंकि इन दोनों ही जगह पर एक जैसी चीजें पाई गईं, यानी इन दोनों स्थानों पर आपस में व्यापार किया जाता होगा। अब देखिए हमारी जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ की जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसलिए उस सभ्यता से तो हमको इनसे कोई व्यापार के बारे में लिखी हुई चीज़ें प्राप्त नहीं होती। लेकिन मेसोपोटामिया में बहुत सारे ऐसे अभिलेख मिले हैं और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है या उस सभ्यता की जो लिपि है उसको पढ़ा जा सका है। उस लिपि के से हमको चाहे वो मगान हो चाहे वो मेलुआ हो, दोनों जगहों पर संबंधों का पता लगा है। अब देखिए मेसोपोटामिया मगान, मगान ओमान को, यानी मेसोपोटामिया के जो अभिलेख हैं उनमें मगान ओमान देश को कहा गया है, जो कि अरब प्रायद्वीप के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। दिलमुन उन्होंने बहरीन को कहा है और मेलुआ उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को कहा है। ये मेसोपोटामिया के लेखों से प्राप्त चीज है। जो मेलुआ के अंदर यानी हड़प्पा के अंदर, हड़प्पा वासियों के पास जो तांबा पाया गया वो तांबा निकल युक्त था, जबकि निकल युक्त तांबा ओमान में होता था। यानी ये निकल युक्त तांबा हड़प्पा में कैसे पहुंचा? इसका जवाब मेसोपोटामिया के अभिलेख देते हैं कि मगान में और मेलुआ में आपस में व्यापारिक संबंध था, यानी जो मेलुआ के लोग थे वो मगान से तांबा मंगाते थे। इसके अलावा मेसोपोटामिया में भी निकल वाला तांबा मिला है। इसका अर्थ यह है कि यहां से भी तांबा मेसोपोटामिया में जाता था और ये जो तांबा यहां पर जाता था वो वही तांबा था जो मगान में था और मेलुआ में था, यानी तीनों ही जगहों पर आपस में व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों से यह भी प्राप्त हुआ है कि उन्होंने मेलुआ से यानी हड़प्पा से बहुत सारी चीजें मंगाते थे वो, जैसे कि वहां से कार्लिनियन पत्थर मंगाते थे, लाजवर्द मणि मंगाते थे, तांबा मंगाते थे, सोना मंगाते थे, विभिन्न प्रकार की लकड़ियां मंगाते थे। ये सारी की सारी चीजें उनको मेलुआ से प्राप्त होती थी। अब देखिए तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी पूर्वी छोर पर स्थित ओमान से लाया जाता था। हड़प्पा में हड़प्पा वासी जो तांबा लाते थे वो अरब प्रायद्वीप का जो सबसे दक्षिणी पूर्वी छोर है ओमान देश से वो तांबा मंगाते थे। ओमानी तांबे और हड़प्पाई पुरावस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं, यानी उसमें भी निकल मिले हैं, उसमें भी निकल मिले हैं, एक समान तांबा है दोनों जगह का, यानी वहां उनके आपस में व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया के लेखों में मगान ओमान के लिए प्रयुक्त नाम है और तांबे के आगमन के भी संदर्भ मिले हैं, साथ ही जो लंबी दूरी के संपर्कों की ओर संकेत करते हैं, यानी इन तीनों ही जगहों के
साथ में बहरीन के भी आपस में व्यापारिक संबंध रहे होंगे। चाहे आप देखिए मेलुआ से यहाँ पर सामुद्रिक मार्ग के द्वारा रहे होंगे, चाहे स्थल मार्ग के द्वारा रहे होंगे, लेकिन आपस में व्यापारिक संबंध। मेसोपोटामिया की मोहरें ये बताती हैं कि मेलुआ से उनके संबंध जो थे वो सामुद्रिक मार्ग के द्वारा थे, यानी वो समुद्र के द्वारा वो वहाँ व्यापार करने के लिए जाते थे मेलुआ के लोग। इसके लिए उनकी देखिए आप एक मोहर है, उस मोहर के द्वारा आप पता लगा सकते हैं। इस मोहर के अंदर एक नाव का चिन्ह है, ये मेसोपोटामिया से प्राप्त मोहर है। और ये जो मोहर है उसमें नाव का चिन्ह ये बताता है कि वो मेलुआ के लोग नाव के द्वारा यहाँ आते होंगे, और वो मेलुआ के लोगों को नाविकों का देश भी कहते थे। ये हमने पढ़ी लिया। मेसोपोटामिया के लेखों से दिलमुन यानी बहरीन द्वीप, मगान यानी ओमान, मेलुआ यानी हड़प्पाई क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिली है। इन लेखों में मेलुआ से वो यानी हड़प्पा से वो कार्लिनियन, लार्जवर्द मणि, तांबा, सोना और विशिष्ट प्रकार की लकड़ी प्राप्त करते थे। बंद रहे होंगे। आप देखिए यहाँ पर एक चित्र है, ये एक हड़प्पाई मर्तबान है। ये हड़प्पाई मर्तबान काली मिट्टी का बना हुआ है और ये मर्तबान ओमानी स्थलों से प्राप्त हुआ है। यानी हमारा यहाँ का हड़प्पा का जो मर्तबान है वो ओमान से प्राप्त हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यापारिक संबंध थे, और ऐसा माना गया है कि यहाँ से तांबा इस बर्तन में भर के वहाँ से आता होगा, और इसके बदले में हड़प्पा वासी भी यहाँ से कोई चीज़ वहाँ भेजते होंगे। अब वो क्या चीज़ भेजते होंगे इसका अभी तक पता नहीं लगा है। अब देखिए अगली चीज़ें आती है मोहरें। मोहरों के बारे में हमने इस अध्याय के शुरू में भी अध्ययन किया है कि हड़प्पा वासी जो थे उनके लिए सबसे विशिष्ट परावस्तु मोहरें थी। ये जो मोहरें थी ये मुद्रांकन के कार्य में आती थी। विशिष्ट कार्य था इनका मुद्रांकन का, यानी छापा लगा करके एक जगह से दूसरी जगह भी। आपने मोहरें देखी होंगी, जैसे स्कूलों में भी मोहरें होती हैं, कार्यालय में मोहरें होती हैं, जैसे छाप लगाते हैं। ये जो मोहरें थी ये क्या काम आती थी? तो वो उस समय सामान एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर भेजते थे, और उस भेजने में कोई गड़बड़ ना हो, उसमें कोई चोरी ना हो, उसमें कोई कमी नहीं रह जाए, इसके लिए इन मोहरों का सर्वाधिक उपयोग किया जाता था। तो वो एक थैले के अंदर सामान को भर करके, और उसके जो मुंह था उसको एक रस्सी से बांध करके, और उसकी जो गांठ थी उस पर मिट्टी का लेप करके, गीली मिट्टी से लेप करके, और इस मोहर को छाप लगा देते थे। फिर ये मोहर लगी हुई, छाप लगी हुई चीज़ अगर दूसरी जगह पे अक्षुण्ण अवस्था में पहुंच जाती थी तो इसका मतलब ये था कि वो चीज़ सुरक्षित है। मोहरें जो थी वो मुद्रांकन का प्रयोग में लाई जाती थी, जिससे लंबी दूरी के संपर्कों को आसान बना दिया गया था। सामान भरे थैले के मुख को रस्सी से बांधकर उसकी गांठ पर गीली मिट्टी को जमा करके और उसको मोहर से दबा करके वहां पर छाप लगा दी जाती थी। अगर गंतव्य स्थान पर छाप वैसी ही अक्षुण्ण अवस्था में रहती थी और उस पर किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होती थी तो यानी सुरक्षित चीज वहां पर पहुंच गई। अब ये मोहरें जो थी वो मोहरें थी, आपने पहले देखा था इन मोहरों में जो सबसे ऊपरी भाग था यहाँ पे ऐसी लाइनें थी, फिर मछली जैसी चिन्ह थे। ये ऐसा माना गया है कि जो प्रेषक है उसके नाम और पदवी को बताते होंगे। इसके बाद में नीचे यहाँ आपने एक सींग वाले जानवर को देखा था, एक श्रृंगी जानवर था। वो जानवर शायद अनपढ़ लोगों को पहचान के लिए था, यानी ये किसके यहाँ से सामान आया है इसके लिए पहचान का था। यानी ये जो मोहरें थी ये हड़प्पा वासियों के लिए बहुत ही काम की चीज़ थी, बहुत ही एक विशिष्ट पुरावस्तु थी। यहाँ देखिए मुद्रांकन किया हुआ है, रोपड़ से एक मुद्रांकन किया हुआ, ये मोहर लगाई हुई है इस पर किसी पदार्थ पर, तो ये उस समय के मोहरों के उपयोग को दर्शाती हैं। लिपि रहस्यमय, मैंने इसके आगे लिखा हुआ रहस्यमय, यानी ये लिपि इतनी विशेष है कि जो आज तक हमारे पहचान में नहीं आई है, इसको पढ़ ही नहीं पाए हैं। यानी ये लिपि क्या कहती है, इसमें क्या है, ये आज तक पुरातत्वविद समझ ही नहीं पाए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्राचीन सूचना पट्ट आपको ये दिखाया गया है चित्र में। इस पर विभिन्न आकृतियाँ हैं, एक ये रही, एक ही आकृति है, एक ये पत्ती जैसी आकृति है, फिर एक चक्र जैसी आकृति है, एक ये समचतुर्भुज जैसी आकृति है,
फिर एक ये ऐसी आकृति है, विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं। अब ये विभिन्न प्रकार की आकृतियां कोई स्वर और व्यंजन को तो दर्शाती नहीं होंगी। ऐसा माना गया है कि ये सभी चीजें एक अलग शब्द को बताती होंगी। ये जो हड़प्पाई मोहरे हैं, इनमें ये जो एक पंक्ति के अंदर ऊपर ही ऊपर जो इस प्रकार की चीजें लिखी हुई हैं, वो मैंने आपको पहले ही बताया, वो प्रेषक के नाम और पदवी को बताती है, और वहीं पर ये लिपि सबसे ज्यादा पाई गई है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इस पर जो एक जानवर का चित्र उत्कीर्ण होता था नीचे, वो अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। ये जो अभिलेख हैं, इसके बहुत सारे अभिलेख मिले हैं, लेकिन ये अभिलेख बहुत ही संक्षिप्त हैं, बहुत छोटे हैं, और जो सबसे बड़ा अभिलेख है उस पर 26 ही चिन्ह हैं, टोटल मिलाकर के उस पर 26 चिन्ह हैं। ये जो लिपि है, हड़प्पाई लिपि की बात करें तो ये वर्णमालीय लिपि नहीं लगती। वर्णमालीय लिपि कौन सी होती है? जिसके अंदर स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। स्वर आप जानते हो, ए आ ई जो होते हैं, ए आ ई उ ये स्वर हैं, और व्यंजन कै ख गे वाले होते हैं। अब इनसे आपस में शब्द बनते हैं, यानी किसी को कोई मात्रा की आवश्यकता हो स्वर को, ऐसे ही इंग्लिश में भी देखिए आप। तो जो वर्णमाला, किसी भी जो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं, वो टोटल मिलाकर के 25, 30, 35, 40 से ज़्यादा नहीं होते। लेकिन यहाँ पर जो चिन्ह है वो 375 से 400 के बीच में है। इसका अर्थ ये है कि ये स्वर्णमालीय लिपि नहीं है, ये लिपि, ये तो चित्रकारी वाली लिपि है, यानी चित्रों से पहचानी जाने वाली लिपि है। इसलिए इस लिपि को आज तक भी ना समझा जा सका है, ना पढ़ा जा सका है। दूसरा, इसमें देखिए जो लिपि है, इस लिपि में एक विशेष बात यह भी है, पुरातत्वविदों ने इस चीज को तो पहचान लिया कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर इस प्रकार से लिखी जाती थी। जैसे उर्दू को, हिब्रू को, इनको दाईं से बाईं ओर लिखते हैं हम। हिंदी, इंग्लिश तो इधर से चलते हैं, इधर से, लेकिन ये जो लिपि है वो इस तरफ से इस तरफ चलती थी। ये कैसे पता लगा कि इसमें जो दाईं तरफ चौड़ा अंतराल है और जो बाईं तरफ वाला मामला है वो संकुचित भाग है। जैसे आप किसी पेज पे लिखते हो, तो पेज पे लिखते हो, इधर थोड़ा सा अंतराल छोड़ करके तब लिखना प्रारंभ करते हो। तो इस प्रकार से ये वाला हिस्सा है, ये इसका अंतराल, और ये वाला हिस्सा इसका संकुचित भाग है। यानी ये जो लिपि थी वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये लिपि कहाँ प्राप्त होती है? सर्वाधिक तो मोहरों पर ही मिली है, उसके अलावा आभूषणों पर मिली है, ये अस्थियों से बने जो पट्टिका हैं उन पर मिली है, अभिलेखों में मिली है, औजारों पर मिली है। देखिए आप, ये मोहरों पर मिली है, तांबे के औजारों पर मिली है, मर्तबानों के अमवट पर मिली है, उनके ऊपरी पृष्ठ पर। ये तांबे और मिट्टी के आभूषणों पर मिली है, अस्थि छड़ों पर मिली है, और एक जो प्राचीन सूचना पट्ट मैंने आपको प्रारंभ में ही बताया था, उस पर भी ये मोहर मिली है। देखिए ये इस पर भी ये लिपि मिली है। यानी ये जो लिपि थी ये इतने अधिक स्थानों पर मिली है, जिससे ये पता लगता है कि साक्षरता व्यापक थी, बहुत ज़्यादा फैली हुई थी। यानी सारी जगहों पे ये लिपि मिली है, इसका मतलब साक्षरता बहुत व्यापक थी, लोग इसको पढ़ते थे, इसको जानते थे। अब अगला टॉपिक है बांट। देखिए बांट जो है, आप जानते हैं बांट सामान तोलने के काम आता है। तराजू में एक तरफ बांट रखते हैं, एक तरफ सामान रखते हैं, और उससे सामान को तोल करके लेते हैं, देते हैं। उस समय बांट विनिमय का एक महत्वपूर्ण या परिष्कृत साधन था। यानी बांटों के द्वारा ही जो विनिमय को नियंत्रित किया गया था, लेन देन का काम जो था वो बांटों के द्वारा ही किया जाता था। ये जो बांट है ये चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न भी आता है कि जो हड़प्पा समय में बांट किस पत्थर से बनाए जाते थे, तो वो चर्ट नामक पत्थर के बने हुए होते थे। और ये जो बांट थे वो घनाकार आकृति के होते थे। देखिए ऐसे घन, ये घनाकार आकृति, इस प्रकार के ये बांट होते थे। ये बड़ा है, थोड़ा छोटा बांट होता था, वो भी घनाकार ही होता था। तो ये घनाकार आकृति के बांट होते थे। अब देखिए इनके जो निचले मानदंड थे वो द्विआधारी थे, यानी उन सब का आधार 2 था। निचले मानदंड 1, 2, 4, 8, 16, 32,
जैसे 1, 2 का घात भी 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, यानी सब ये जो निचले मानदंड है वो सब द्विआधारी हैं, 2 का आधार लिए हुए हैं। 2 की घात 0 का मतलब 1 है, 2 की घात 1 का मतलब 2 है, 2 की घात 2 का मतलब 4 है, 2 की घात 3 का मतलब 8 है, 2 की घात 4 का मतलब 16 है, 2 की घात 5 का मतलब 32 है। यानी कि सारे के सारे जो निचले मानदंड है वो द्विआधारी है इन बांटों के। लेकिन जो ऊपरी मानदंड है वो दशमलव प्रणाली को भी लिए हुए हैं, जबकि इसके ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का भी अनुसरण करते हैं, यानी ऊपर जो है उसमें दशमलव के बाद में भी संख्याएं इसमें आती थी। कुछ छोटे बांट भी थे, वो छोटे बांट ऐसा माना गया वो आभूषणों यानी जेवरात वगैरह को तोलने के काम में लिए जाते होंगे। मनकों को, मनके भी उस समय मनकों के आभूषण बनते थे, इसलिए वो उसके काम में लिए जाते होंगे। इसके अलावा देखिए वहां पर तराजू भी मिली हैं, धातु से बनी हुई तराजू आप जानते हो, आजकल तो देखो इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गई हैं, लेकिन उस समय या भी थोड़े समय पहले तक तराजू थी तोलने के लिए। तो वो धातु से बनी तराजू के पलड़े मिले हैं, जो हमको ये बताते हैं कि उस समय जो तराजू होती थी और उसमें बाटों का प्रयोग करके तोलने का कार्य किया जाता था, विनिमय का कार्य किया जाता था। इस प्रकार बच्चों हमने इस प्रथम अध्याय ईंटें, मनके और अस्थियों में आज हमने इसकी शिल्पकारी के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में हम जो अगला भाग है उसके अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, उस सभ्यता का समापन कैसे हुआ और वैज्ञानिकों ने उन खोजों की व्याख्या किस प्रकार की है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।